मान्य सदस्यगण, अब सभा में रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 85 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हो जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत की गई कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूदा अधिकारी को बताएं। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। सुश्री वर्षा गायकवाड़। आज माननीय सदस्य देर रात्रि तक रेल मंत्रालय पर चर्चा हो सकती है, तो मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य इसमें भाग लें और अधिक से अधिक माननीय सदस्य बैठें। सुश्री वर्षा गायकवाड़ 2 दिन तक। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ी हूँ और आपने मुझे इसके बोलने के लिए अवसर दिया। मैं आपका सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। रेल हम भारतीयों के लिए सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, वो हम सब के लिए यादों से जुड़ी है, हम सबके जरूरतों का हिस्सा है और भारतीय रेल हम सबका जीवन का अविभाज्य अंग है। हम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय देखते हैं कि बड़े पैमाने पे जब चर्चा होती है तो हमने देखा है ये जो सरकार है नामकरण करने में बहुत बड़ी होशियार है और बहुत बड़े बड़े नाम देती है। इस बजट को भी रिकॉर्ड बजट का नाम देने का जो है रेल मंत्रालय का काम इस सरकार ने किया है। हमने देखा निपुण भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, अलग अलग नाम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अलग अलग नाम देने का काम इस सरकार के माध्यम से होता है। लेकिन सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो इस बजट को मैं ये कहूंगी ये रिकॉर्ड बजट नहीं है, ये पूरी तरह से जो है ये फेल बजट है। ये मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कहना चाहती हूँ। आज इस बजट में बड़े बड़े आंकड़ों को बताया गया है, बड़ी बड़ी नई ट्रेन की घोषणाओं की बात की गई है, लेकिन अगर आप बुनियादी स्तर पे, अगर जमीनी स्तर की आप बात करें तो कोई भी समस्या को इसने सॉल्व नहीं किया है। आज भी वो समस्या बजट फेल थोड़ी होता है, कोई बजट फेल नहीं होता। तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे आप मुझे संरक्षण दे जी। तो बुनियादी ढांचे के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने देखा जब भी मैं संसद में आई तब से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हर चीज जो है 2014 के बाद से ही हुई है। जैसा आप सबको मालूम है, जब भी हम चर्चा करते तो भारतीय रेल का उगम भी अगर 2014 में आप लोग कहेंगे, जैसे किसी सदस्य ने कहा था कि स्वतंत्रता की जो है 2014 से हुआ है, तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था सूर्य, चंद्र और सत्य ना कभी छुपा है ना कभी छुपेगा। तो यह सत्य बिल्कुल सामने आएगा। तो आप कितना भी इसको रिकॉर्ड ब्रेक आपका बजट कहिए, लेकिन बिल्कुल ही आपका रिकॉर्ड ब्रेक बजट नहीं है, यह आपका फेल बजट है। ये कैसे, मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहती हूँ। 2.5 लाख करोड़ का बजट है और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, डेविल इज इन द डिटेल्स। इसका मतलब क्या है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय? इस बजट के आप अगर प्रावधानों को देखेंगे तो आपको रेल का पूरा बजट अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि 8,20,000 करोड़ बजट है, जिसमें से 2,55 करोड़ रुपया जो है ये बजट भारत सरकार की बजटरी सप्लाई से के माध्यम से रेलवे को मिला है। और जो बाकी का बजट है, जो 5,65,000 करोड़ रेल का बजट है, जो उन्होंने अपने रेवेन्यू से जोड़ा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को कितनी मदद की है? भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को जो सपोर्ट किया है वो लगभग जो है 25% करने का काम जो है भारत सरकार ने किया है। तो रेलवे अपने आप ही चलने का काम कर रही है, रेलवे मंत्रालय खुद अपना रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैं आश्चर्य की बात यह बताना चाहती हूँ सम्मानीय आपको कि इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है, जो पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर था
और इस साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कंपेयर करेंगे तो 1 रुपया भी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें बढ़ाया नहीं गया है। तो ये बजट किसके लिए आप कहते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक बजट है? ये मेरा सबसे पहला कहना है। रेल हमारे सबके जीवन की क्या है? जीवन रेखा है। हम सुबह से शाम जो है इसको मानते हैं क्योंकि इससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? आज ये परिस्थिति है कि जो हमारी जीवन रेखा है वो आईसीयू में भर्ती है और जो है वेंटिलेटर पे चल रही है। ये दुर्भाग्यवश हमारी जो है रेल की अवस्था इन्होंने करने का काम किया है। अगर अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताऊं, ऑपरेटिंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो 98.43% है, इस तक पहुंच गया है। तो आपको मैं इसका मतलब बताना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि रेलवे जितना पैसा कमाती है उतना पैसा वो खर्च करने का काम करती है। यहाँ पे मुझे आपको एक कहना पड़ेगा, एक मैं कहानी बताना चाहूंगी। एक इंसान पूरा महीना काम करता है, पूरा महीना काम करने के बाद सैलरी लाता है, सैलरी को जो है पूरा खर्च कर देता है और अपने ईएमआई भरने के लिए उधार लेता है और फिर जोर से कहता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं। वैसी ही अवस्था इस रेलवे की हुई है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां से बताना चाहती हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा जो मुद्दा है वो है रेलवे की वित्तीय सेहत के बारे में। अब इनकी सेहत की भी हमें चिंता करने की बहुत सारी जरूरत है। अगर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आप आज इनकी वित्तीय सेहत देखें तो आपको पता चल जाएगा 2022 और 2023 में रुपए जो है 4,300 करोड़ मतलब 4,300 करोड़ का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा था, लेकिन इनको मिले कितने रुपए? 3,400 करोड़ रुपए, मतलब 900 करोड़ का इनका नुकसान हुआ। 2023 और 2024 की बात करें तो इनका बजट था 3,000 करोड़, इनको मिले कितने? 2,943 करोड़ रुपए इनको मिले। इसका मतलब इनका नुकसान 57 करोड़ का हुआ। 2024 और 2025 की बात करें तो इनका जो था वो बजट का लक्ष्य था 3,000 करोड़। ये जनवरी 2025 तक ये 760 मतलब 767 करोड़ का हो गया, मतलब 767 करोड़ का हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये साल का इनका जो लक्ष्य है 2025 का 26 का, ये उनका लक्ष्य 3,000 करोड़ का है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड पर देखें तो ये हर बार नुकसान में गए हैं, हर बार इनकी कमाई जो है वो गिरी है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये चमत्कार कहां से होने वाला है? ये अचानक ऐसी कौन सी जादू चलने वाली है कि इनके बजट में जो है ये पैसा जो इन्होंने लक्ष्य रखा है ये पाने वाले हैं? क्या ये रेल मंत्रालय खुद कमाने वाला है या ये रील के माध्यम से होने वाला है? हम रील देखते सम्माननीय अध्यक्ष महोदय रेलवे डिपार्टमेंट की। अब मैं इनकी जरा रेलवे की कमाई की हाल भी आपको बताना चाहती हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जो कमाई है 2025 और 2026 में कुल अनुमानित राजस्व रुपए 3,041.31 करोड़ की है। अगर पिछले 3 साल में अगर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखें तो ये 3,041.31 करोड़ उसी दाम पे स्थिर है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे क्या है, इसमें यात्री किराया देते हैं। यात्री कितना किराया देते हैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? 92,800 करोड़ रुपए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी आमदनी कहां से आती है? ये सबसे बड़ी आमदनी आती है माल ढुलाई से। 1,88,000 रुपए करोड़ जो इनको मिलता है वो माल ढुलाई से मिलता है और ये खुद रेलवे भी एक्सेप्ट करता है। अगर इनका इनकम का कोई सोर्स है और इनका बिजनेस अगर किसी चीज से चलता है तो माल ढुलाई से चलता है। लेकिन इसमें भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि इसमें भी जमीनी हकीकत अध्यक्ष महोदय कुछ अलग है। जमीनी हकीकत ये है, अगर आप देखेंगे तो रेलवे का जो फ्रंट ट्रैफिक का जो 1951 अगर आप देखेंगे तो 85% का था। 1991 में 85 से वो 60% तक आ गया। 2022 में वो 60% से 27% पे आ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो आज माल ढुलाई की भी जो है उन्होंने पूरा मुंह मोड़ लिया है रेलवे से। वो भी सोच रहे हैं कि सड़क का परिवहन अच्छा है, जल का परिवहन अच्छा है, लेकिन रेलवे का परिवहन अच्छा नहीं है। तो आज आप समझ सकते हो इन्होंने एक नेशनल प्लान बनाया है सरकार ने, और नेशनल प्लान में जो नेशनल रेलवे का इनका प्लान है 2030 का, इसका इन्होंने लक्ष्य रखा है। और लक्ष्य क्या रखा है? 45% इसको बढ़ाना है। अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें 91 से लेके अब तक 1951 से अब तक का, तो जो 85% का था वो अभी 27% तक आ गया है। अब ये बात कर रहे हैं कि 2030 में हमें 45% जाना है। तो मेरा ये कहना है
कि आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी मुझे आपसे पूछना है। आज मैं रेलवे मंत्री को इस माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने तो रेलवे का हाल देखा। रेलवे का हाल तो आजकल ऐसा चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि वह अकेली दौड़ रही है, फिर भी दूसरे नंबर पे चल रही है। तो यह परिस्थिति की रेलवे की लाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, ये मुझे यहां से कहना पड़ेगा। पिछले 11 सालों में मैंने एक देखा है, पिछले 11 साल का मेरा अनुभव ये रहा है कि सरकारी कंपनियां को घाटे में दिखाओ, घाटे में दिखा के आहिस्ता आहिस्ता बंद करो और आहिस्ता आहिस्ता अपने मित्रों के हाथों में दो। ये मित्रों की सरकार जो बन के आई है, उसके मामले में मुझे ये भी कहना है कि अगर कैग का रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अध्यक्ष महोदय कि कैग ने क्या कहा है। रेलवे ने जो है 2604 करोड़ का घाटा झेला है। 2604 करोड़ का घाटा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता घाटा करके, और मैं बताना चाहती हूँ 3200 करोड़ के कर्ज के प्रति जो है इन्होंने ब्याज दिया है, अतिरिक्त ब्याज। वो ब्याज कितना है अतिरिक्त सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? वो ब्याज दिया है 834 करोड़ 0.72 रुपीस करोड़। तो मेरा सवाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता घटा रहे हैं, अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं, तो क्या सरकार सोच रही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में बना दिया जाए? देखिए, हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि BSNL खत्म हो गई, MTNL खत्म हो गई, एयर इंडिया खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, पोर्ट खत्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके सब मित्रों को गए। आने वाले दिनों में रेलवे भी जो है वो मित्रों को जाएगी क्या? और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि निजी हाथों में बेची जाएगी क्या? ये भी तो एक बड़ा षड्यंत्र इस माध्यम से नहीं है ना? ये मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, ट्रेन हमारे लिए सिर्फ एक धातु नहीं है, ट्रेन हमारा दिल है, तेल हमारी धड़कन है और ट्रेन हमारी जान है, रेल हमारी जान है। आज अगर हम बात करें, एक गांव से मजदूर दूसरे गांव में अपने परिजनों को छोड़ के जाता है ट्रेन के माध्यम से अपने पेट पालने के लिए। अगर छात्रों की बात करें, एक छात्र अपना गांव छोड़कर पढ़ने के लिए जाता है। अगर हम बात करें यात्रियों की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लोग आज त्योहार में अपने घर परिवार से मिलने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। कुंभ की बात करें तो महाकुंभ में आपको मालूम है कि करोड़ों लोगों ने ट्रेन से जो है प्रयागराज पहुंचने की कोशिश की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम ट्रेन के साथ इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ट्रेन की परिस्थितियां क्या है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? आज लोगों को जो डब्बा होता है, जो यात्री डब्बा होता है, जनरल डब्बा होता है, उसमें जो है जानवरों की तरह घुस के जो है खड़ा होने पे मजबूर किया जाता है। ये सबसे बड़ी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय ये बहुत गलत बात हो रही है। हम देखते हैं एसी कोच में कभी कभी क्या होता है, हम एसी कोच में हम गाड़ी में जा रहे थे, हमने देखा ऊपर से पानी टपकता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पर एसी कोच में जो है ऊपर से पानी टपकता मिलेगा। 12-12 घंटे आपको ट्रेन के लिए इंतजार करना है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्लेटफॉर्म पे क्या है? प्लेटफॉर्म पे गंदगी के बड़े से बड़े जो है अंबार खड़े हैं। सुरक्षा की बात हम क्या करें? सुबह हमारी लड़कियां ट्रेन में गई थी 7 बजे, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, तो सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जहां भीड़ भाड़ के स्टेशन होते और जहां भगदड़ मच के मौत होती है, दिल्ली की घटना को आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की घटना को हम देखते हैं, भीड़ भाड़ हो गई, लेकिन रेलवे प्रशासन के अधिकारी बचाव यंत्रणा का काम छोड़ के, बचाव कार्य छोड़ के सरकार को बचाने में जुड़े हुए थे। हमारी बात पत्रकारों तक नहीं जानी चाहिए, हमको उसको नकारना है, हमको इसको बोलना नहीं है, हमको इसको छुपाना है। यह बचाव कार्य रेलवे के प्रशासन के माध्यम से चालू था। आनंद फानन में रात को मुआवजा दिया गया, जिनकी मौत हुई, जो घायल हुए, जो आहत हुई, उसका कोई भी जो है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय बात लोगों के सामने नहीं आई। हमने अयोध्या स्टेशन में देखा, हमने प्रयागराज स्टेशन में देखा, ये क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। जब वक्त आता है तो खुद की पाट तपतपाते हैं, जो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं, और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं? ये भी मेरा इनके माध्यम से सवाल है कि इनको इस पे भी बोलना पड़ेगा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। पिछले दिनों हमने महाराष्ट्र में घटना देखी, एक जलगांव की घटना हुई, एक पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी मुंबई की तरफ, और वहां पे अचानक से भगदड़ मच गई कि कहां गया, ट्रेन में आग लगी है, ट्रेन में आग लगी है। लोग कूद गए ट्रेन से बाहर, सामने जो है वहां से बेंगलोर एक्सप्रेस आ रही थी, उसके नीचे लोग कुचले गए।
13 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे पूछना है। अगर वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं की माध्यम नहीं है तो ट्रेन के अपघात आप कैसे रोक सकते? आज अगर बात करें प्लेन में, आप देखेंगे कि कभी हवा का दबाव हो गया, टर्बुलेंस आ गया, तो हवा का दबाव कम हुआ तो आपके ऑक्सीजन मास्क आते हैं, टर्बुलेंस आ गया तो आपको सीट बेल्ट की बात आती है, कोई आपसे कम्युनिकेट करता है। लेकिन ट्रेन में जब घटना घटती है तो आपसे कम्युनिकेट कौन कर सकता है? ये भी मेरा सवाल है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हमारे परेल में एक घटना हुई, प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई, प्लेटफॉर्म में एक अफवाह फैली और लोग भागते भागते गए, एक दूसरे के ऊपर चलते गए। ऐसी घटनाओं में जो मौत होती है उसका जिम्मेदार सरकार को रहना चाहिए, ये मेरा यहां से सन्मान्य अध्यक्ष महोदय कहना है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से और भी कहना है कि 2024 में 8 महीने में कितने अपघात हुए? 29 ट्रेन के दुर्घटनाएं घटी है। कितने लोगों की यात्री की मौत हुई? 313 यात्रियों की मौत हुई, 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई। आज रेलवे की हालत ऐसी है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने देखा बहुत सी जगह पे हुआ, बालासार में, सब जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे, पश्चिम बंगाल में बहुत जगह पे बीच में हुआ दुर्घटना। कुछ तो सीखना पड़ेगा। आप सुरक्षा कवच की बात करते हैं, मंत्री महोदय भी है नहीं, मंत्री महोदय ने सुरक्षा कवच की बात की। हमें तो लगा था सुरक्षा कवच ट्रेन के लिए आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश सुरक्षा कवच तो मंत्री महोदय को देने का काम हुआ है। अरे आप कुछ तो भूतकाल से भी सीखिए, लाल बहादुर शास्त्री साहब से भी तो कुछ सीखिए। जब दुर्घटना हुई थी तो खुद जिम्मेदारी लेके लाल बहादुर शास्त्री साहब ने रिजिग्नेशन दिया था, लेकिन ये मंत्री महोदय ऐसे हैं, इनके 11 महीने के कार्यकाल में 29 रेल के एक्सीडेंट हुए हैं, फिर भी इसके टस से मस होने का काम ये नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे कहनी है। अगर रेल की बात हो और मुझे अगर हालात कहने की बात हो तो मुझे मुंबई के बारे में तो कहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जो है वो आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ी मुंबई की, हम तो कहते हैं मुंबई चलती ही रेल से है, तो मुंबई की अगर लाइफलाइन किसको कहते हैं तो रेल को कहा जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज क्या सवाल है मुंबई की हालत का? जो हमारी रेल की हमारी जो लाइफलाइन थी वो आज लाइफ सपोर्ट पे आ गई है। मेरा मंत्री महोदय नहीं है, नहीं तो मैं मंत्री महोदय को आह्वान करना चाहती थी, चलिए मेरे साथ सुबह 7 बजे चर्चगेट स्टेशन के बाहर, चलिए आप विरार से चर्चगेट आइए, आप कल्याण से सीएसटी आइए और शाम को वापस मेरे साथ उसी ट्रेन में चलिए। आप देखिए लोगों की अवस्था क्या है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, लोगों को बैठने नहीं, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। आज पहली बार मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे मुंबई में। मुंबई में लगभग लोकल ट्रेन में 2468 लोगों की जो है वो मौत होती है, वो अपनी जान गंवाते हैं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। और मैं उसमें भी कहना चाहती हूँ, उसमें से उसके साथ 1151 लोग ये कैसे मरते हैं मालूम है? ये पटरी से चलते हुए, पटरी बदलते हुए मरते हैं। आज भी हमारी समस्या क्या है? हमारे पास ओवरहेड का ब्रिज नहीं है। आज भी 12-12, 15-15 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, लोग पटरियों से चल के जाते हैं। तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुंबई के ट्रेन के अपघात में 2697 लोग घायल होते। तो यह परिस्थिति मुंबई की है, जो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जो देश में आप सभी लोग मुंबई को देखते हैं। मैं एक कहना चाहती हूँ कि इसके मामले में मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार इतना पैसा देती है, सरकार 1 लाख करोड़ रुपया सुरक्षा के लिए देती है, तो ये सुरक्षा होती किसकी है? जब लोग पटरी पे सुरक्षित नहीं, स्टेशन पे सुरक्षित नहीं। अगर हम देख के बाहर गांव में जाए तो हर ट्रेन को दरवाजे होते हैं, हमारे ट्रेन को दरवाजे नहीं होते, हमारे लोग गिरते हैं। तो ये सुरक्षित नहीं है तो किसके लिए 1 लाख रुपया खर्चा करती है? इसकी भी चौकसी होनी चाहिए। आपको समझनी पड़ेगी कि एक एक जान अनमोल है, एक एक जान की कीमत है। घर से इंसान बाहर निकलता है तो घर परिवार ये सोचता है कि मेरा बच्चा घर में आएगा कि नहीं आएगा। तो सरकार इस मामले में थोड़ा बहुत तो एहसास रखती है क्या? ये भी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से ही सरकार को सवाल है, थोड़ा तो संवेदनशील हो जाइए, थोड़ा तो लोगों के बारे में सोचिए। ये मेरा इनसे यहाँ पे कहना है। हम कहते हैं कि भारतीय रेल का जो नेटवर्क है वो देश में नहीं, पूरे दुनिया में 4थे नंबर का है। हमारी पूरी दुनिया में हमारी भारतीय रेल 4थे नंबर का बड़ा नेटवर्क रखती है, और सबसे बड़ी आबादी का देश भी किसके पास है तो हमारे देश के पास है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? परिस्थिति ऐसी है, 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में और ट्रेनें कितनी है? 13,000। तो अगर इसका कैलकुलेशन आप करें तो आपको पता चल जाएगा हर ट्रेन पर 1,07,000
उसके ऊपर भार है, बोझा है। मतलब एक ट्रेन में कितने लोग घूमते हैं आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे मराठी पिक्चर सैराट में अभी 5 मिनट आदेश में 2 मिनिट हमारे मराठी पिक्चर में एक डायलॉग था, क्या था, मराठी मध्ये बोलू का इंग्लिश मध्ये सांगू, मराठी इंग्लिश में समझते कि नहीं। अब मुझे बोलना पड़ेगा ये हिंदी का सफर है कि इंग्लिश का सफर है, SUFFER। तो ये इंग्लिश का सफर है, लोगों को इससे जो है वो तकलीफ सहनी पड़ती है। दूसरी तरफ आप दाम की बात करें, अगर हम फ्लाइट से जाएं, 2 महीने पहले मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट लें तो कितनी प्राइस है उसकी, 4,500 रुपए। और अगर हम यही जो है 15 घंटे ट्रैवल करके तेजस एक्सप्रेस से जाए, राजधानी से जाए, सेकंड क्लास की टिकट कितने की है, 4,300 रुपए की। अगर फर्स्ट क्लास की टिकट लूं तो 5,300 रुपए की। अरे मैं पहला वक्ता हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी है। तो मैं इतना ही कहूंगी, इसका मतलब है कि 6 गुना आप आमदनी लेते, 6 गुना आप टाइम लेते हो। एक मिनट में खत्म करूंगी, 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट में फिनिश कर दूंगी। तो इसका मतलब है आप 6 गुना ज्यादा टाइम लेते हो और प्राइस भी ज्यादा लेते हो। मेरा यही कहना है कि ना हमें स्पा चाहिए, ना हमें मार्केट चाहिए, ना हमें सेल्फी पॉइंट चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हमें चाहिए स्वच्छ टॉयलेट, पानी, स्वच्छ अच्छा भोजन और सुरक्षा और टाइम की पाबंदी। ये हमारी सबसे बड़ा कहना है। स्टेशन के बाहर हमें चाहिए एम्बुलेंस। और मेरा एक कहना है, ये फैंसी इनॉग्रेशन और PR घोषणा से राजनीति से ऊपर उठिए। और मैं आखिर में नियम 377 के अधीन सभापति ने I gave the bell twice. Please understand. And I've given 20 minutes. Okay, last 30 seconds. Please complete. सर मैंने कुछ Please complete. Please conclude. सर मैं अपना भाषण एक शायरी के साथ समाप्त करूंगी, क्योंकि वंदे भारत क्या है, वंदे भारत शताब्दी उसी की बात है। तो वंदे भारत पे मत आंको रेलवे की तस्वीर, वंदे भारत पे मत आंको रेलवे की तस्वीर, जनरल डब्बे की हालत देखो बहुत है गंभीर, सफाई सुरक्षा सुविधा सब अधूरी है यहाँ, झूठे प्रचार से नहीं बदलेगी रेलवे की तकदीर। धन्यवाद। माननीय सदस्य